गुड मॉर्निंग एवरीवन। आवाज आ रही है? क्या लिखा था लास्ट में आपने? लिख लो आप पहला पॉइंट। जहां से आपने हेडिंग लिखा था उसी के आगे लिख लो। हाँ, पहला पॉइंट उदारीकरण। उदारीकरण की आर्थिक नीति। उदारीकरण की आर्थिक नीति उदारीकरण की आर्थिक नीति अपनाने के उदारीकरण की आर्थिक नीति अपनाने के बाद भी भारत में आधारभूत संरचनाओं का बेस थोड़ा कम कर दो। बेस कम कर दो। आधारभूत संरचनाओं का अभी भी विश्व स्तरीय विकास नहीं हुआ है। आधारभूत संरचनाओं का अभी भी विश्व स्तरीय विकास नहीं हुआ है। और भारत में आधारभूत संरचना के विकास के लिए भारत में आधारभूत संरचना के विकास के लिए निवेश करने वाला आधारभूत संरचना के विकास के लिए निवेश करने वाला सबसे बड़ा और प्रमुख राज्य जापान है। आधारभूत संरचना के क्षेत्र में निवेश करने वाला सबसे बड़ा और प्रमुख राज्य जापान है। अब तो ठीक आ रही है। अगला पॉइंट, अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड ट्रेन अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड ट्रेन हाई स्पीड ट्रेन दिल्ली मेट्रो इसके प्रमुख उदाहरण है। अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड ट्रेन दिल्ली मेट्रो इसके प्रमुख उदाहरण है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, आज की डेट में शायद ही कोई ऐसा भारत का भाग होगा जहां जापान ने फंडिंग न दी हो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। आपको हम याद दिला दें, जब भारत में कहा जाता है कि हम विश्व स्तरीय आधारभूत संरचना का विकास करेंगे, तो कोई भी इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाएंगे, समाजवाद, उदारवाद, ये सब तो बाद में चलेगा। पहले आपको क्या अपनाना पड़ेगा? बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। और विश्व स्तरीय छोड़िए, हमारे पास इंडोनेशिया, मलेशिया जैसी आधारभूत संरचनाएं नहीं है। इंडोनेशिया, मलेशिया की आधारभूत संरचनाएं यानी साउथ ईस्ट एशियाई देशों की
आधारभूत संरचना इनसे 10 गुना आगे है। तो भारत में अब आप देखोगे पूरे कोने में हर जगह भारत में, यानी फ्रेट कॉरिडोर, दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर, यानी दिल्ली कोलकाता फ्रेट कॉरिडोर, यानी मालगाड़ी के लिए अलग रास्ता जापान बना रहा है। आज आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, हिमाचल, उत्तराखंड, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट बन रहे हैं उसमें एक देश है जापान। अगर सारे विकसित देशों में देखेंगे, जापान कंट्रीब्यूशन बिल्कुल अलग किस्म का है। इसे हर देश की अपनी अपनी खास क्वालिटी है। अब यही कंपैरिजन करने की बात है, यहीं से किस चीज़ को आपको फोकस करना है। रसिया हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करता। अमेरिका कंट्रीब्यूशन लगभग नदारद है, ही नहीं है। और स्वाभाविक रूप में चाइना को हम बुलाते नहीं। तो बचा कौन? जापान। इस मामले में जापान का बड़ा इंटरेस्टिंग कंट्रीब्यूशन है। और आप देखेंगे आधारभूत संरचना का विकास सामरिक महत्व का विषय बन जाए। कैसे? आगे लिख लीजिए। भारत चीन द्वारा प्रायोजित भारत चीन द्वारा प्रायोजित रोड बेल्ट परियोजना में शामिल नहीं है। भारत चीन द्वारा प्रायोजित रोड बेल्ट परियोजना का भाग नहीं है। और भारत की सीमावर्ती क्षेत्रों में भारत की सीमावर्ती क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के विकास में भारत की सीमावर्ती क्षेत्रों में आधारभूत संरचना के विकास में सबसे बड़ा योगदान ये कहाँ से आ रहे हैं? क्या लिखा आपने? पूरा पूरा लाइन पढ़ दीजिए। सबसे बड़ा योगदान जापान का है। सबसे बड़ा योगदान जापान का है। अतः अतः जापान अतः जापान भारत के अतः जापान भारत के सामरिक हितों की रक्षा में भी सहायक है। जापान भारत के सामरिक हितों की रक्षा में भी सहायक है। अगला पॉइंट, सामरिक हितों की रक्षा में भी सहायक है। अगला पॉइंट, भारत जापान के बीच समग्र आर्थिक सहभागिता का समझौता समग्र आर्थिक
समग्र आर्थिक सहभागिता का समझौता सीपा भी संपन्न हो चुका है। सीपा भी संपन्न हो चुका है और विकसित देश होने के कारण विकसित देश होने के कारण इमर्जिंग क्रिटिकल टेक्नोलॉजी विकसित देश होने के कारण इमर्जिंग इनिशिएटिव फॉर इमर्जिंग क्रिटिकल टेक्नोलॉजी। देखिए, ये हम अमेरिका के साथ भी कर रहे हैं, जर्मनी के साथ भी, फ्रांस के साथ भी। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बैठक कहाँ थी? फ्रांस में। तो याद रखिए, विकसित देशों के साथ क्या कोऑपरेशन करेंगे, बिल्कुल फिक्स है। इनिशिएटिव फॉर इमर्जिंग ये इमर्जिंग क्रिटिकल टेक्नोलॉजी कौन सी है? ये इमर्जिंग क्रिटिकल टेक्नोलॉजी कौन सी है? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ईबी, ये सब कौन सी टेक्नोलॉजी है? साइबर सुरक्षा। इमर्जिंग क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी सहयोग किया जा रहा है। क्षेत्र में भी सहयोग किया जा रहा है। इसीलिए भारत जापान के बीच बौद्ध धर्म की साझी सांस्कृतिक विरासत है। भारत जापान के बीच बौद्ध धर्म की साझी सांस्कृतिक विरासत है। बौद्ध धर्म की साझी सांस्कृतिक विरासत है। दोनों लोकतांत्रिक शासन को मानने वाले देश हैं। दोनों लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार करते हैं। और दोनों के हितों में भी सामंजस्य है। दोनों लोकतांत्रिक शासन स्वीकार करते हैं और दोनों के हितों में भी सामंजस्य है। दोनों के हितों में भी सामंजस्य है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। विजन एक जैसा है, साझा खतरा एक जैसा है, लेकिन आप याद रखिएगा, थोड़ा संबंध को हम प्रैग्मेटिक रूप में मानते हैं। संबंध, अब अगर आपको लगता हो कि किसी भी चीज़ को देखने के दो तरीके होते हैं। इसे आईआर में क्रिटिकल मामला हमेशा बन जाता है। जैसे हम ये कह सकते हैं कि चाइना का रसिया के साथ ज़्यादा झुकाव हमारे लिए समस्या बनेगा, लेकिन दूसरी तरफ से देखेंगे तो रसिया हो सकता है चीन भारत के बीच में दोस्ती के लिए मध्यस्थता भी कर दे। ये फायदे की बात है। इसको नीचे कर दीजिएगा, फ्लैप नीचे रख दीजिएगा, नीचे नीचे कर दिया, बंद मत करिए। तो एक ही चीज़ को दो तरीके से देखा जा सकता है। इसलिए ये बात सच है कि जापान के साथ हमारे बड़े अच्छे संबंध हैं, लेकिन आप याद रखिएगा, देशों के बीच संबंध बिल्कुल कॉस्ट बेनिफिट के बेस पे होते हैं, बड़े भावनात्मक नहीं होते। व्यक्ति के बीच और देशों के बीच संबंध में फर्क यह है कि देशों के बीच संबंध बड़े ही रेशनल होते हैं, कॉस्ट बेनिफिट पे होते हैं कि कितना हमने इन्वेस्टमेंट किया, कितना फायदा हुआ। सारी बातें विचारधारा एक तरफ, इसे धर्म विचारधारा, सच मायने में धर्म विचारधारा, राजनीति,
ये सब जीवन नहीं चलाते। जीवन तो हित ही चलाता है। जहां हित होता है वहीं हमारे संबंध बनते हैं। इस वजह से भारत और जापान के बीच में अभी मामले इतने आसान नहीं, चैलेंजेस हैं। और चैलेंजेस क्यों है? क्योंकि आप देखेंगे इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जापान थर्ड है। जितना संबंध कुल मिला के भारत जापान के बीच में द्विपक्षीय व्यापार सीमित होता है $20 बिलियन। अगर सिक्के को दूसरी तरफ पलट के देखिए, हमने तो कह दिया कि चाइना और जापान के बीच में झगड़ा है, जबकि दोनों के बीच का जो व्यापारिक संबंध है वो $400 बिलियन ज्यादा है। चाइना और जापान के बीच द्विपक्षीय व्यापार कितने हैं? $400 बिलियन। भारत जापान के बीच कितने हैं? 20। जापान किसको प्राथमिकता देगा? इसलिए मेरे बच्चों, हम इमोशनल नहीं होते। कैसे? हेडिंग लिख लीजिए, संबंधों में विद्यमान चुनौतियां। संबंधों में विद्यमान चुनौतियां। पहला पॉइंट। भारत में अभी भी श्रम सुधार, कृषि सुधार नहीं हो पा रहे हैं। भारत में अभी भी श्रम सुधार, कृषि सुधार नहीं हो पा रहे हैं। तथा संघ राज्यों के बीच विवाद, संघ राज्यों के बीच विवाद तथा राज्यों के आपसी विवाद के कारण संघ राज्यों के बीच विवाद तथा राज्यों के आपसी विवाद के कारण निवेश प्रभावित होता है। और परियोजनाएं समय पर पूर्ण नहीं हो पाती। परियोजनाएं समय पर पूर्ण नहीं हो पाती, जिस पर जापान बार बार आपत्ति उठाता है। जिस पर जापान बार बार आपत्ति उठाता है। आप याद रखिएगा, चाहे ईस्ट में जापान नहीं है, साउथ कोरिया है, साउथ ईस्ट एशियाई देश है। इनको आप डूइंग ईज इन बिजनेस में देखेंगे तो टॉप 50 में आएंगे ये। भारत में भी समस्या है। अब देखो, हमारे यहाँ लीगल रिफॉर्म अभी नहीं है। अब हमारे यहाँ मुंबई हाई स्पीड ट्रेन का पूरा प्रोजेक्ट डिले हो गया। अब डिले क्यों हो गया? लैंड एक्वायर करने में डिले हो गया मामला। इस पे जापान ने बड़ी नकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। और यहाँ तो आपस में पता चला कि महाराष्ट्र में उद्धव सरकार आ गई थी, तो उद्धव सरकार ने जानबूझकर ये परियोजना रोकनी शुरू कर दी। भारत में कई एक्सप्रेसवे समय पर पूरा नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि सरकारें रोक रही हैं। अभी नितिन गडकरी ने दिल्ली अमृतसर एक्सप्रेसवे के बारे में कहा था कि हम इस परियोजना को खत्म करना चाहते हैं क्योंकि पंजाब सरकार लैंड एक्वायर करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। राजस्थान की सरकार परियोजना को, जो मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे है, वो इसलिए रोक रही थी कि परियोजना समय पर पूरा ना हो पाए, जिससे बीजेपी को फायदा न मिल पाए। तो सवाल ये है, देश बीजेपी कांग्रेस का है या लोगों का है? तो आप देखिए किस तरीके से अपनी पॉलिटिक्स के लिए हम कितना दीर्घकालिक नुकसान देश को करते हैं। तो अब तो ये सब इकोनॉमिक्स में आप देख ही रहे हैं, खटाखट खटाखट पटापट। इससे क्या होगा? लोग सामूहिक रूप में गरीब होंगे, दीर्घकालिक रूप में भारत गरीबों का देश बन जाएगा। और ऐसे 10-10 20-20 रुपए चुनाव में लेके हम वोट करते रहेंगे। तो ये बड़ी समस्या है। जापानी, आप याद रखिएगा, मेट्रो बनाने के लिए पहली बार हमारे यहाँ मेट्रो बनी,
अच्छा, हमारे यहाँ कुछ लोग तो अजीब से ही है, कुछ लोग कह रहे हैं जापानी क्या जरूरत है, हाई स्पीड ट्रेन की क्या जरूरत है, हमारी पुरानी ट्रेन बिल्कुल ठीक है, मूंगफली खाते हुए और खैनी मिलते हुए उस ट्रेन में चले जाओ आराम से। यानी हमारे यहाँ टिकट होना ना होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पीड से, तो लोगों को स्पीड की चिंता नहीं है। अच्छा, हमारे यहाँ कुछ लोग तो बिल्कुल विरोध के नाम पर विरोध करते हैं, अरे हमारी पुरानी ट्रेन लाइलाज बीमारी है, इसमें कोई रिफॉर्म नहीं होगा। और याद रखो, एक बार जापान जब हाई स्पीड ट्रेन चलाएगा तो जापान यहाँ आएगा, सारे इंजीनियर को प्रशिक्षण देगा, यहाँ पर हम ऑपरेट करेंगे। जब किसी चीज़ को ऑपरेट करते हैं जुगाड़ से, उसमें ये भी रेट ट्रेन ठीक कर लेंगे। एक बार याद रखिए, जब मेट्रो का पहले हमने कुछ बोगी और मंगाई थी, पहले बोगी मंगाई कोरिया से, फिर हमने उसको जुगाड़ देखना शुरू किया, यार बनी कैसे है, इंजीनियर को लगाया जा रहा है देखो इसमें, फिर अपना बनाना शुरू कर दिया। अरे मेरे बच्चों, भारत में तो वो क्षमता है, आज की दुनिया में हमारे पास इतनी श्रम क्षमता है, इतना बड़ा देश है, इतना श्रम संसाधन है, पूरी दुनिया के लिए रेल हम बेच सकते हैं, क्योंकि इतनी सस्ती रेल कोई बना ही नहीं सकता। लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अभी हमें हमारी प्राथमिकता क्या है, 2,500 रुपये महिलाओं को देना। ये दिल्ली में बताए, दिल्ली जैसे शहर में 2,500 में आप क्या कर दोगे यार, ये तो एक तरीके से महिलाओं की बेइज्जती है, 2,500 रुपये। लेकिन हमारे हमारे यहाँ की डॉक्टर साहब, बात को ऐसे देखो, इतना ही नहीं है, जब दिल्ली मेट्रो बन रहा था तो अच्छा, कुछ लोग तो हमारे यहाँ कुछ परियोजना का विरोध करते हैं कि कुछ नया चीज हो ना पाए। कुछ लोग क्या कहेंगे, दिल्ली में जब मेट्रो बन रहा था तो भारत सरकार की तरफ से, भारत सरकार का रिप्रेजेंटेटिव गया जापान से पैसा मांगने, जापान ने मना कर दिया। आप तर्क सुन के हैरान हो जाएंगे, जापान ने मना क्यों किया था। जापान ने कहा था नहीं, ये तो बाकायदा ये लोग पूरा समय पे आप पूरा नहीं कर पाओगे। यानी जापानी अप्रोच हमारे अधिकारियों के प्रति बहुत नकारात्मक है। जापानी कहते हैं भाई आप तो काम उलझाते हो, यहाँ गुड गवर्नेंस जैसी कोई चीज़ नहीं है, एक ही फाइल को खेलते रहेंगे, फाइल फाइल। तो जापानी बड़े गुस्सा करते हैं, जापानी कहते हैं भाई ये कौन सा काम करने का तरीका है, आप एक काम को, अरे भाई डूइंग इज अ बिजनेस तो ये है ना, 24 घंटे में कंपनी खोलिए, 24 घंटे में इसको बाइंड अप करिए। तो इस वजह से बार बार जापानियों की आपत्ति आती है। इसीलिए आप देखोगे सामरिक मामले में सिविल परमाणु समझौता हो गया, 1998 में जापान वो देश था जिसने हमारे ऊपर इतना प्रतिबंध लगा रखा था। तो प्रगतियां तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सब्सटेंस थोड़ा कमजोर दिखता है। जितना क्षमता जापान में है उतना हम प्रयोग कर ही नहीं पा रहे हैं। क्यों, आगे लिखिए, अगला पॉइंट है। भारत की भारत की नौकरशाही की कार्यप्रणाली पर भी, भारत की नौकरशाही कार्यप्रणाली पर भी जापान बार बार आपत्ति उठाता है। जापान बार बार आपत्ति उठाता है। अगला पॉइंट, चीन और जापान के बीच चीन और जापान के बीच द्विपक्षीय व्यापार, चीन और जापान के बीच का द्विपक्षीय व्यापार 400 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। चीन और जापान के बीच का द्विपक्षीय व्यापार 400 बिलियन डॉलर से ज्यादा है, जबकि भारत जापान द्विपक्षीय व्यापार महज 20 बिलियन डॉलर तक सीमित है। भारत जापान द्विपक्षीय व्यापार महज 20 बिलियन डॉलर तक सीमित है। 20 बिलियन डॉलर तक सीमित है। अगला पॉइंट,
चीन और जापान आरसीईपी के भाग हैं। चीन और जापान आरसीईपी के भाग हैं। आरसीईपी का मतलब है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। आरसीईपी में कितने मेंबर हैं? आरसीईपी में कितने मेंबर हैं? 10 आसियान +3 चाइना जापान दक्षिण कोरिया +2 ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड 15। अब जरा सोच के देखिए, आरसीईपी में जापान है, चाइना भी है, तो जापान चाइना के बीच झगड़ा है, सहयोग है। इंडिया आरसीईपी में नहीं है, यानी रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी आरसीबी नहीं, आरसीईपी। अब बताइए, इसलिए कर अब आप ये देखते हो कि भारत और जापान आ रहे हैं केवल चाइना फैक्टर कारण। इस बात को थोड़ा समग्रता से आप देखिए, तो संबंध इतना आसान नहीं होता। अगला पॉइंट क्या लिखा आपने? जिसमें भारत शामिल नहीं है, आरसीईपी में भारत शामिल नहीं है। अंतिम पॉइंट, यूक्रेन संकट के मुद्दे पर भी यूक्रेन संकट के मुद्दे पर भी जापान ने रूस पर अनेक प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। यूक्रेन संघर्ष के मुद्दे पर भी जापान ने रूस पर अनेक प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। जापान ने रूस पर अनेक प्रतिबंध लागू कर दिए हैं, जबकि जबकि भारत रूस के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाए हुए है। जबकि भारत रूस के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाए हुए है। एक फिर आप देखेंगे क्यों सुषमा स्वराज हमारे यहाँ विदेश मंत्री थी, वो कहा करती थी कि हमें स्कूलों में भी फॉरेन पॉलिसी पढ़ाया जाना चाहिए, फॉरेन लैंग्वेज तो स्कूल में पढ़ाई जानी चाहिए। आपको पता है जापान में एक और समस्या आ रही है, अकेलेपन की। जो देश बड़े अमीर हैं उनके यहाँ कोई है ही नहीं परिवार में। दांत है तो चना नहीं, चना है तो जापान में लोग लोग वहाँ नया नया शौक है, हर आदमी अकेला रह रहा है। अब जैसे से विकसित समाज हो जाता है कि अकेलापन बढ़ता जाता है। अब वहाँ जो बूढ़े बूढ़े हैं वो लोगों को बुलाते हैं बातचीत करने के लिए, बातचीत करने का पैसा देते हैं। और हमारे यहाँ एक एक से आदमी है जो दिन भर बातचीत कर रहे हैं मुफ्त में। लेकिन समस्या क्या है, जापानीज लैंग्वेज नहीं आती, और हिंदी भोजपुरी में बात करना वहाँ परमिशन नहीं है। हिंदी भोजपुरी में बात करेंगे वो समझ नहीं पाएंगे। इसलिए मेरे बच्चों सोचो दुनिया कितनी खाली पड़ी हुई है, तो हमारी तो बड़ी ज़बरदस्त आवश्यकता है बशर्ते। इसलिए जापान ने कुछ दिनों पहले मांगा था कि भारत के इंजीनियर चाहिए। एक बात याद रखना मेरे बच्चों, हम तो अपना देश विकसित बना पाएंगे 2047 में, हमारी हमारी पूरी उम्मीद पे दुनिया कायम है। लेकिन एक काम और पहले कर सकते हैं, 2047 के पहले जो विकसित देश है उनको कब्जा कर ले। भाई देखो, एक बात तो तय है, कोई देश विकसित देश बना दो, हम उसको भारत जैसी कंडीशन में लाने में समर्थ है। जापान ने एक बार कहा था हमें इंडिया दे दो, हम जापान बना दें। हमने कहा हमें जापान दे दो, बनाने वाले तो हम ही हैं मेरे बच्चों। इसलिए खास बात है,
हमारे यहाँ चुनाव के लिए लोग इतने नीचे चले जाते हैं, देश ही बेच देते हैं। बताओ, ऐसा चुनाव, उसमें टीचर को भी नशा चढ़ा हुआ चुनाव लड़ने का। बताओ, अब ये भी का गड़बड़ी हो गई। अब देश का क्या होगा मेरे बच्चों? अरे टीचर से बड़ा तो कोई जॉब ही नहीं है दुनिया में। टीचर से बड़ा एक ही पद है, वो राष्ट्रपति का। क्योंकि वो पद नहीं है, क्योंकि वो तो हाँ, क्या टीचर राजा थोड़ी बनता है मेरे बच्चों। हेडिंग चेंज करो, भारत जापान समाप्त। भारत जापान इतने में। या लास्ट में एक हेडिंग और लिख सकते हो, भविष्य की संभावनाएं। भारत जापान में ही, भारत जापान में भविष्य की संभावनाएं, जिससे आपको पता चले करंट अफेयर में कहाँ करंट करना है। भविष्य की संभावना लिख के तब हेडिंग खत्म करो। पहला पॉइंट, भारत जापान के बीच भी भारत जापान के बीच सिविल परमाणु समझौता हो चुका है। भारत जापान के बीच भी सिविल परमाणु समझौता हो चुका है। ओझा सर को मैंने बोला था, सर चुनाव ना मत लड़ो। अब नहीं माने तो क्या? क्या क्या लिखा आपने? समझौता और भारत के द्वारा वर्ष 2010 में निर्मित भारत के द्वारा वर्ष 2010 में निर्मित अधिनियम में संशोधन का प्रयास किया जा रहा है। संशोधन का प्रयास किया जा रहा है जिससे भविष्य में भारत जापान के बीच भी जिससे भविष्य में भारत जापान के बीच भी सिविल परमाणु क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा। भविष्य में भारत जापान के बीच भी सिविल परमाणु क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा। सिविल परमाणु क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट, जापान ने अब सैन्य सामग्री जापान ने अब सैन्य सामग्री के निर्यात पर लागू प्रतिबंध हटा दिया है। सैन्य सामग्री के निर्यात पर लागू प्रतिबंध हटा दिया है। और भारत जापान से सैन्य सामग्री खरीदने की वार्ता भी कर रहा है। भारत जापान से सैन्य सामग्री खरीदने की वार्ता भी कर रहा है। सैन्य सामग्री खरीदने की वार्ता भी कर रहा है। निष्कर्ष, भारत जापान के संबंध
हितों के सामंजस्य के बावजूद भी भारत जापान के संबंध हितों के सामंजस्य के बावजूद भी अपनी क्षमता और संभावनाओं से कम है। अपनी क्षमता और संभावनाओं से कम है क्योंकि जापान विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। जापान विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। जबकि भारत का आकार पांचवा है। जापान विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि भारत का आकार पांचवा है। भारत का आकार पांचवा है। भारत जापान यहीं तक। अगला हेडिंग अगले पैराग्राफ से, अगले पेज से। भारत और अफ्रीका भारत और अफ्रीका अब देखिए, अब बड़ी अच्छा, हमने अफ्रीका, क्योंकि अभी तक तो हम विकसित देशों में थे, लेकिन विकसित देशों के संबंधों को बिल्कुल अलग तरीके से दिखाया जाता है। अब देखिए, अब फिर हमें ग्राफ बना दें और फिर अब बहुत लॉजिकल है, कहाँ हमें कहाँ से क्या चाहिए, हम क्यों किस वजह से जाते हैं। तो बड़ी सिंपल सी बात है, अगर भारत के संबंध अभी तक जो हमने देखे, एक तरफ है अमीर देश, एक तरफ कौन है, विकसित देश। विकसित देशों में हमने किस किस को पढ़ा, अमेरिका। अब चीन को, कई बार चीन कहता है भाई मैं विकसित देश मत कहो, मैं अभी भी गुदड़ी का लाल हूं, तो कहने को तो कहता है, लेकिन सच माने में अब विकसित देश और इसके साथ लगा ले महाशक्तियां, तो स्वाभाविक रूप में इसमें रूस, चीन, जापान, और याद रखिए जितने यूरोपीय देश हैं सब इसी श्रेणी में आते हैं। भाई यूरोप से हमें वही चीज चाहिए जो, चूंकि अब यूरोपीय यूनियन 27 देशों का है, और फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी इतने बड़े नहीं है कि उनसे अलग से संबंध पूछा जाए। 27 जब इकट्ठे हो जाते हैं तब हमारे बराबर थोड़ा थोड़ा आ पाते हैं। 27 इकट्ठे होकर उनकी आबादी 45 करोड़ है, और हमारा यूपी अकेले 25 करोड़ है। आने आने वाले भाई, छोटा भाई अपना बिहार है, यूपी को देख के बिहार भी शर्माते शर्माते कुछ पॉपुलेशन बढ़ा ही लेता है। इसलिए एक तरफ 27, दूसरी तरफ 2, एक तरफ 27 देश इकट्ठे मिलकर जो काम कर पाते हैं, हमारे यहाँ कितने लोग कर देते हैं। अब ये बात अलग है कि अगर इन 27 देशों की इकोनॉमी सही जोड़ लिया जाए, चाइना से बड़ी हो जाती है। तो विकसित देशों से एक तरफ विकसित देश हैं, और जिसके जस्ट अपोजिट है गुदड़ी के लाल, उसके जस्ट अपोजिट है अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका। अच्छा, अफ्रीका को यहां पे रखें, तो याद रखिए अफ्रीका है। उसके अलावा एशिया में रखना चाहे तो अफगानिस्तान, नेपाल। अच्छा, अफ्रीका में सबकी कंडीशन एक जैसी नहीं है। साउथ अफ्रीका तो अच्छा है, फिर भी कुल मिला के अफ्रीका महाद्वीप को ओवरऑल देखा जाए, आबादी लगभग 120 करोड़ है, राज्य है 55, लेकिन कुल मिला के गरीब हैं। प्राकृतिक संसाधन बेमिसाल है, मानव संसाधन जबरदस्त है, लेकिन मानव संसाधन क्या करें, गरीबी है, प्रशिक्षण नहीं है, पढ़े लिखे लोग नहीं है, आज भी जंगलों में जिंगा लाला कर रहे हैं। अभी याद रखें मेरे बच्चों, जब कभी आप युगांडा चले जाओ, अफ्रीका चले जाओ, अफ्रीका जाके भारत की धरती को 4 बार सलाम करोगे, आपको यार कहाँ फंस गए थे वहां जाके। लेकिन जब आप यूरोप चले जाओ तो आपको लगे ओ माय गॉड। ये फर्क है मेरे बच्चों। तो अब बताओ,
इनको हम क्या देंगे? यहाँ कार बेचेंगे, दवाई बेचेंगे, यहाँ ये सब चीज नहीं बिकेगा। लेकिन यहाँ एक बात याद रखो दोनों दोस्तों, अरे मार्केट में, मार्केट हम किन चीजों के निर्यातक हैं? छोटी मोटी चीजों के। 1 लाख रुपए की कार बनाने की क्षमता केवल इंडिया में है। बाकी दुनिया के लोग भड़बड़ा कर 1 लाख रुपए की कार कहाँ से बना लिया यार? अमेरिका बाइक बनाता है 10 लाख रुपए की, और हम कार बनाते हैं 1 लाख रुपए की। अब बताओ, हार्ले डेविडसन यहाँ कौन खरीदेगा? और जरा सोच के देख लो, मामला हार्ले डेविडसन तक का नहीं है, राफेल से लेकर SU-57 ये सब खरीदेंगे क्या? ये क्या कहते, तेजस, क्या करें, ब्रह्मोस, इनके हाई स्पीड ट्रेन की जरूरत नहीं है। आप याद रखो, इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए हमें टेक्नोलॉजी इनसे चाहिए। हमारी इकोनॉमी इस स्टेज में आ गई, हमें कुछ सहायता इनसे चाहिए। लेकिन जो सस्ती वस्तुएं हैं वो कहाँ बेचेंगे? यहाँ कोई वस्तु बेचने में तमाम, एक तो इकोनॉमी बड़ी कॉम्पिटिटिव है, इनके क्वालिटी नॉर्म्स बहुत ज़्यादा होते हैं। जर्मनी में हमने कपड़ा बेचा, जर्मनी ने कपड़े को रिजेक्ट कर दिया। हमने पूछा भाई क्या प्रॉब्लम क्या है? उनका इतने ऐसे चटक कलर का आपने प्रयोग किया है, त्वचा को नुकसान पहुंचेगी। अभी अब संडे को लाल किले के सामने मार्केट में लगता है, 100 रुपए में सूट मिलता है, 10 रुपए में ट्राउजर पैंट दोनों मिल जाता है। ये बात मैं तब समझ पाया जब जगह मैं पहले किराए पर रहता था, तो मैं देखता था यार ये हर रोज अपन नया सूट निकाले हुए हैं। मैंने कहा सर बताओ, इतने सूट अपने सिलवा रखे हैं क्या? उन्होंने कहा अरे कमाल की बात करते हो, वो कपड़ा धुलते ही नहीं थे, क्योंकि कपड़े धुलने में 10 रुपए और नया कपड़ा खरीदने में तो मेरे बच्चों, आप याद रखना, अगर अमूल का दूध आपने यूरोप भेज दिया, एक तो अमूल का दूध यूरोपी लेते नहीं, उतने हाई स्टैंडर्ड उनके। भाई यूरोप की सैनिटरी मेजर्स, फोटो सैनिटरी मेजर्स, मैं अपनी रसोई में खाना खाने गया था, आज पसीना पूछ रहा था आदमी, फिर भी रोटी दे रहा था। हम कहा चलो भाई बंधुत्व है, भाई भाई ये दे दो। अमेरिका यूरोप में कोई दुकान, खुली दुकान होती ही नहीं। यहाँ देखो, इंदौरी पोहा वाला दौड़ रहा है, केला से लेके समोसा गोलगप्पे सब खुले में बिक रहे हैं। हम खुले में रहते हैं, खुले में बेचते हैं, खुले में खाते हैं, खुले में जाते भी हैं। की बात कर रहे हैं। अरे मेरे बच्चों, ये यहाँ कोई सामान बेच लेंगे आप? कमाल की बात है यार, सामान कहाँ बिकेगा? अब इसीलिए देखो अभी क्या हुआ, हमने सिरप बना के भेजा, 10-20 बच्चे पी के मर गए। अब थोड़ा ये बहुत बेइज्जती वाली बात है, प्रमाणित तो नहीं हो पाया, इसके पीछे भारत था, लेकिन अभी गरीब देश है, यहाँ कोई स्टैंडर्ड नहीं होता। इसी आने वाले समय में 120 करोड़ का मार्केट, इस सस्ता मार्केट है, हमारे लिए बहुत सही चीज़ है मेरे बच्चों। वो जमाना चला गया, अफ्रीका को हमने आज़ाद करवाया था, साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद, 90 के पहले वाली कहानी गई, अब दुनिया नहीं है। इसे अगर इस दुनिया को हम बांटे 3 भाग में बांट सकते हैं, सबसे अमीर, सबसे गरीब, और हमें दोनों लोग चाहिए। टेक्नोलॉजी यहाँ से लेंगे या इधर से? बाकी 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 चीज कहाँ बेचेंगे? इधर बेचेंगे। उस बीच में आता है, बीच में कुछ ऐसे देश हैं जैसे कि दक्षिण पूर्व एशिया, आसियान, दक्षिण पूर्व एशिया और लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका ही नहीं, दक्षिण अमेरिका। लैटिन भाषा कारण इन्हें लैटिन अमेरिका कहते हैं। अब आप देखोगे, ये सबसे गरीब, ये सबसे अमीर, बीच वाले क्या है? पर कैपिटा इनकम के हिसाब से बांटा जाए, इस तरीके से दुनिया बढ़ती है। इसे सबके साथ संबंध अलग अलग अपने आप होंगे, अफ्रीका के साथ, लैटिन अमेरिका के साथ। अब स्वाभाविक रूप में अफ्रीका लैटिन अमेरिका में थोड़े फर्क तो है, लेकिन क्योंकि लैटिन अमेरिका की पर कैपिटा इनकम लगभग उतनी ही जितनी साउथ ईस्ट एशिया की, साउथ ईस्ट एशिया और लैटिन अमेरिका दोनों की मिलाकर पर कैपिटा इनकम भारत तुलना में 3 गुना है। अफ्रीका की पर कैपिटा इनकम भारत से 3 गुना नीचे है, और यूरोप अमेरिका के पर कैपिटा इनकम का भारत से कंपैरिजन का मतलब ही नहीं है।
वहाँ तो 60,000 70,000 ऐसे डॉलर पर कैपिटा इनकम है। और हमारे यहाँ कितने डॉलर पर कैपिटा इनकम है भारत में? कितने हैं? डॉलर में कितने हैं? हाँ, 2-3 हज़ार ऐसे ही है, 3 हज़ार मान लो। इसलिए हम किधर संबंध देखने जा रहे हैं? अफ्रीका। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है मेरे बच्चों। यहीं पे गवर्नेंस का बड़ा रोल होता है। अभी तक पूरी दुनिया में लोग वही कहा करते थे, साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद खत्म हो जाएगा तो हम अमीर बन जाएंगे। पूरी दुनिया से साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद खत्म हो गया, फिर भी दुनिया बदली नहीं। और संयोग की बात है, जितने की जिनके पास प्राकृतिक संसाधन जितने ज़्यादा हैं, गरीब भी उतने ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपको दिखता है गवर्नेंस का रोल कितना बड़ा है। इसलिए मैंने अफ्रीका को चूज किया। विकसित देशों से अगर उधर अफ्रीका जाएंगे, जस्ट अपोजिट आएगा। उसके बाद लास्ट में किसको पढ़ लेंगे? क्योंकि लैटिन अमेरिका देखिए, और इसलिए ये अफ्रीका है या ग्लोबल साउथ है? हमेशा ये अफ्रीका नहीं है, बल्कि क्या है? ग्लोबल साउथ में अफ्रीका लैटिन अमेरिका दोनों आते हैं। इसलिए लॉजिकल है। याद रखो, जब अफ्रीका जाएंगे लैटिन अमेरिका, थोड़ा सा फर्क दोनों में है, लेकिन जब अफ्रीका लैटिन अमेरिका जाएंगे तो गुटनिरपेक्षता की बात आ सकती है, वही सब ग्लोबल साउथ की बात आ जाएगी, G20 की बात आ जाएगी, ब्रिक्स की बात आ जाएगी। तो ऐसे मंच वहां पे आ जाएंगे। इन दक्षिण का मतलब है विकासशील देश, क्योंकि ज़्यादातर विकासशील देश दुनिया के किस गोलार्ध में है? दक्षिणी। विकसित देश दुनिया किस गोलार्ध में? उत्तरी। ये इसी कॉन्टेक्स्ट आप लिखना शुरू करिए। पहला है हेडिंग है। अच्छा, हम जाके यूरोप में रेल चलाएंगे अफ्रीका में? अफ्रीका में। यूरोप हमारे यहाँ आता है। हमारे आज की तरफ सर्विस सेक्टर को ठीक करने के लिए, यानी इस सिटी को स्मार्ट बनाने के लिए, सब जगह हमें यूरोपीय देशों की सहायता चाहिए। लेकिन हम किसको सहायता दे सकते हैं यहाँ? क्योंकि इनके पास पैसा कम है, क्रय क्षमता कम है। तो अब पता चला कितना इतना सोफिस्टिकेटेड किसी को कार दे दिया कि पता चला ही नहीं पा रहा है। लिखने की बात है। क्या लिखा आपने? भारत और भारत अफ्रीका ब्रैकेट में, भारत और वैश्विक दक्षिण, इंडियन ग्लोबल साउथ। भारत और वैश्विक दक्षिण, इंडिया और ग्लोबल साउथ। पहला पॉइंट, परंपरागत रूप में परंपरागत रूप में भारत एवं अफ्रीकी देशों के बीच के संबंध परंपरागत रूप में भारत और अफ्रीकी देशों के बीच के संबंध साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद विरोधी विचारधारा पर आधारित थे। लेकिन उदारीकरण के वर्तमान दौर में उदारीकरण के वर्तमान दौर में साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद विरोध पर आधारित थे। लेकिन उदारीकरण के वर्तमान दौर में संबंध व्यापारिक और आर्थिक रूप में प्रभावी बन रहे हैं। संबंध व्यापारिक और आर्थिक रूप में प्रभावी बन रहे हैं।
अफ्रीका। अफ्रीका के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार लगभग 70 बिलियन डॉलर तक पहुंच गए हैं। 60 से लेकर 80 तक फ्लक्चुएट करता है। और यही समस्या है, देखो हमारा द्विपक्षीय व्यापार जहां होता है खींच खांच के 100 पहुंच पाता है। चाइना का शुरू होता है तो 250 से, चाइना का शुरू होता है तो 250 से जाता है 600, 1000, जहां तक चला जाए। क्या लिखा आपने? लगभग 70 बिलियन डॉलर है। भारत की निजी कंपनियों में इन्फोसिस, रिलायंस, रिलायंस, महिंद्रा, एयरटेल। भारत की निजी कंपनियों में इन्फोसिस, रिलायंस, महिंद्रा, एयरटेल। एयरटेल के द्वारा अफ्रीका में निवेश किया गया है। नाइजीरिया भारत की दवाओं का सबसे बड़ा आयातक है। नाइजीरिया भारत की दवाओं का सबसे बड़ा आयातक है। भारत की दवाओं का सबसे बड़ा आयातक है। और एयरटेल अफ्रीका में सेवा प्रदान करने वाली सबसे बड़ी टेलीफोन कंपनी है। एयरटेल अफ्रीका में सेवा प्रदान करने वाली सबसे बड़ी टेलीफोन कंपनी है। सबसे बड़ी टेलीफोन कंपनी है। और देखिए अगर कंपैरिजन के हिसाब से देखें, कंपैरिजन हिसाब से कैसे, भाई एक बात याद रखिएगा, अफ्रीका बढ़ती जनसंख्या है, यूरोप बूढ़ा हो गया है, अमेरिका डिक्लाइन कर रहा है, चीन के साथ हमारा झगड़ा है। जरा सोच के देखिए क्यों हम अफ्रीका की तरफ देख रहे हैं। बहुत लॉजिकल कारण होता है। किसी के साथ हम संबंध बनाते हैं तो इसीलिए प्रधानमंत्री की नाइजीरिया यात्रा से कोई बात थोड़ी बनती है। नाइजीरिया हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनर है, पहले से ही है वो। नाइजीरिया की आबादी अपने आप में 20 करोड़ है। नाइजीरिया इज इक्वल टू यूपी। और आप याद रखिए नाइजीरिया है, ये सब, इन सबको सस्ती वस्तुओं की आवश्यकता है। भारत ने बड़ा अच्छा समझौता किया था। आज की डेट में आप देखोगे कि क्योंकि दुनिया में कोलाहल मचा हुआ है, जो पार्ट दुनिया के कोलाहल से बचा हुआ है वो अफ्रीका है, साउथ ईस्ट एशिया है, कम से कम लैटिन अमेरिका है। लैटिन अमेरिका के साथ ये है कि दूरी बहुत ज़्यादा है, नंबर एक। लैटिन अमेरिका में भारतीय मूल के लोग कम हैं, दो। अफ्रीका में तो भारतीय मूल के लोगों की बड़ी संख्या है। अफ्रीका में अभी जिस मॉरिशस में प्रधानमंत्री जा रहे हैं, मॉरिशस कौन है? अफ्रीकी देश। अफ्रीकी देश को मॉरिशस कहते हैं छोटा भारत। याद रखो मॉरिशस में क्या हुआ है। अब अब देखो गिरमिटिया मजदूर, हमारे यहाँ से जो एग्रीमेंट करके मजदूर ले गए विदेशों में, तो बिहार के लोगों को क्या हुआ, अंग्रेजी सरकार ने कहा भाई चलो साइन करो, चलो हमें मॉरिशस चलना है। तो बिहार के लोगों ने सोचा है दरभंगा के आसपास कहीं, भागलपुर के आसपास होगा मॉरिशस। जब उनको कोलकाता पोर्ट पे ले जाया गया तो वो चिल्लाने लगे, उनका अरे ये समुंदर में कहाँ ले आए हो। अब ये भाई श्रमिक थे, पढ़े लिखे थे नहीं। अब हस्ताक्षर अंग्रेजों ने करवा लिया, कि उनका देखो सिग्नेचर किया हो कि नहीं किया हो। तो हाँ बाबू सिग्नेचर तो किया है, लेकिन ले कहाँ जा रहे हो, उनका मॉरिशस नाम नहीं लिखा इस पे। कहा मॉरिशस है कहाँ, उनका बैठोगे तब तो बताएंगे। और बैठ गए, उन्हें सोचा मॉरिशस होगा 10-20 किलोमीटर दूर कहीं आइलैंड में। जहाज चलने लगा, एक दिन चला, 2 दिन चला, 3 हफ्ते भर चलते रह गया। उसके बाद वो रोना धोना शुरू हुआ इनका।
अरे मेरे बच्चों, ये लोग अपने परिवार को छोड़ के पीछे निकले थे, जरा सोच के देखो। अपने परिवार, बीवी बच्चों को छोड़ के क्या सोचे थे भाई, जाएंगे कमाएंगे फिर वापस आ जाएंगे। अब इस कंडीशन में थे, न तो बीच से समुद्र में कूद सकते थे, और वहां चले गए, वापस आने कोई चांस नहीं था। लेकिन मेरे बच्चों, इतनी प्रतिकूल परिस्थिति में जाकर इन लोगों ने ऐसा काम किया। आज सबसे इंडियन सबसे बड़ी संख्या में है, सबसे समृद्ध है, और बिहार में होते तो भागलपुर में रह जाते। गड़बड़ी से ही अंग्रेजों ने हमें ऐसा दुनिया के भाग में पहुंचा दिया, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ लोगों ने पता नहीं कहां से पूंगा पंथ निकाल लिया, समुंदर पार करना मना है। अरे समुंदर पार किया हो तो ऑस्ट्रेलिया हमारा होता। और इस मामले में सिख समुदाय के लोग कभी रुके नहीं, शुरू से समुद्र पार करते रहे थे। कामागाटारो की घटना आपने पहले से देखा होगा, और आज भी समुद्र पार करके अमेरिका के नाक में दम किए हुए हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, आप मॉरिशस चले जाओगे तो आपको लगे कि यार ये तो मैं इंडिया में हूं। भोजपुरी लोग बोलते हैं। वहां पे एक लेक बना के रखा गया है। उस लेक का नाम ही गंगा है। उसमें यहां से 2-4 लोटा पानी लेकर गए, वहां उड़ेल दिया, और छठ पूजा उसी गंगा में खड़े होकर होती है। भोजपुरी में रेडियो चलता है, भोजपुरी में समाचार आपको आएंगे। यानी जितना भारत भारतीय नहीं है उतना मॉरिशस है। और इंडियन फिल्म की तमाम शूटिंग मॉरिशस में हुई है। हिंदी दिवस वो मनाते हैं। हमारे कई हिंदी के प्रोफेसर हैं जो मॉरिशस काम करने जाते हैं। इसका मतलब है कुछ जगह हिंदी का भी महत्व है। तो हिंदी पढ़ने वाले कोई गलत नहीं कर रहे हैं। तो कल वाली बात मैं वापस ले लेता हूं। मॉरिशस में जाने का स्कोप तो बनता है। इसलिए आपको याद दिला दें, हमारा, और ओ माय गॉड, हमारे डायस्पोरा युगांडा में है। यद्यपि इदी अमीन वहां का शासक था, बहुत पकड़ पकड़ कूटा था हमको। युगांडा में है अभी अभी। और आपको बात याद दिला दे मेरे बच्चों, दक्षिण अफ्रीका में सहारनपुर के गुप्ता बंधु हैं। वो दक्षिण अफ्रीका के रिलायंस है, समझ लो। दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा व्यावसायिक समूह भारतीय है। ये बात अलग है कि उन पे बड़ा विवाद उठ खड़ा हुआ। अब देखो पॉलिटिक्स में कैसे हेट चलता है। अब वहां उनके ऊपर आरोप यह है कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति खरीद लिया है। अगर ऐसी न्यूज सही है तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। भाई कोई भारतीय इतना पावरफुल है कि वो किसी राष्ट्रपति को खरीद ले रहा है। इसलिए मेरे बच्चों, अब ट्रम्प का बड़ा विवाद में आ गया। और वहां आप ये बात हैरान हो जाओगे, आज अफ्रीकी देश में चूंकि चाइना ने बड़ी तेज कदम बढ़ाए हुए है। चाइना बार बार एंटी इंडिया सेंटिमेंट पैदा करना चाहता है। और वहां अब स्थानीय लोकल लोग क्या कह रहे हैं, ये भारतीय आए और हमारा हक हिस्सा छीन के लेके चले गए। हमने हक हिस्सा छीना या मेहनत से दुनिया बनाई है। इसलिए मेरे बच्चों, साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद की पूरी कहानी पर बड़े विवाद आज है। और इस बात को भड़काना सबसे, जो समुदाय जहां समृद्ध हो जाता है उसके खिलाफ लोगों को भड़काना सबसे आसान होता है। इन्होंने तुम्हारा हिस्सा ले रखा है। यानी गिरमिटिया मध, फीजी, अभी इधर पूरा वेस्ट इंडीज। जब भी वेस्ट इंडीज इंडियन क्रिकेट टीम गई थी, ये हमेशा होता है, इंडियन क्रिकेट टीम को एक एक दिन का खाना इंडियन कम्युनिटी के लोग इनवाइट करते हैं। उनको रेस्टोरेंट में खाना नहीं देते। बारबाडोस अभी जहां मैच हुआ था, सब हमारा तो हो गया है मेरे बच्चों। इसलिए जहां जहां भारतीय डायस्पोरा के लोग हैं, संबंध बढ़ने के चांस और ज्यादा बनते हैं। क्या लिखा आपने? अगला पॉइंट। भविष्य में भारत अफ्रीका के बीच व्यापारिक संबंधों को भविष्य में भारत अफ्रीका के बीच व्यापारिक संबंधों को प्रभावी बनाने की रणनीति व्यापारिक संबंधों को प्रभावी बनाने की रणनीति निर्मित हो रही है, क्योंकि क्योंकि पॉइंट नंबर A 1,
क्योंकि पॉइंट नंबर 1, मतलब अफ्रीका में तो यह हाल है, कभी छुट्टी ऐसे ऐसे हाथ आप लगाएंगे सोना, ऐसे हाथ लगाएंगे चांदी, थोड़ा और गहरे जाएंगे प्लेटिनम, हीरा। मतलब कमाल का देश है मेरे बच्चा। और कीनिया चले जाओ, चाय का उत्पादन। और एक खास बात है, क्या लिखा आपने? क्या लिखा आपने? अफ्रीकी देशों में जनसंख्या बढ़ रही है। बी, प्राकृतिक संसाधनों की संपन्नता। बी, प्राकृतिक संसाधनों की संपन्नता। सी, सस्ता श्रम। डी, विश्व व्यापार संगठन के द्वारा प्रदान किया गया, विश्व व्यापार संगठन के द्वारा प्रदान किया गया विभेदक व्यवहार, विश्व व्यापार संगठन के द्वारा प्रदान किया गया विभेदक, डिफरेंशियल, विभेदक व्यवहार, जिसके अनुसार अफ्रीका के 33 अफ्रीका के 33 अति पिछड़े अति पिछड़े देशों की निर्यातित वस्तुओं पर कोई भी देश प्रशुल्क आरोपित नहीं करेगा। अति पिछड़े देशों की निर्यातित वस्तुओं पर कोई देश प्रशुल्क आरोपित नहीं करेगा। कोई देश प्रशुल्क, टैरिफ, कोई देश प्रशुल्क आरोपित नहीं करेगा। बात स्पष्ट है ये? अगला, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका। अगला है मॉरिशस, अगला पॉइंट है मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका, कीनिया, युगांडा, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका, कीनिया, युगांडा, नाइजीरिया,
नाइजीरिया में भारतीय मूल के लोगों की बड़ी संख्या है। भारतीय मूल के लोगों की बड़ी संख्या है। इन्हीं कारणों से भविष्य का आर्थिक समृद्धि का केंद्र अफ्रीका माना जाता है। इन्हीं कारणों से भविष्य की आर्थिक समृद्धि का केंद्र अफ्रीका माना जाता है। अगला हेडिंग, ऊर्जा सुरक्षा। ऊर्जा सुरक्षा, यानी एनर्जी सिक्योरिटी। भारत के ऊर्जा आयात भारत की ऊर्जा आयात अभी भी भारत की ऊर्जा आयात अभी भी पश्चिमी एशियाई देशों पर बने हुए हैं। इस निर्भरता को कम करने के लिए नाइजीरिया, युगांडा, सूडान इस निर्भरता को कम करने के लिए नाइजीरिया, युगांडा, सूडान से भारत की तेल आवश्यकताओं के लगभग 25% भाग की आपूर्ति हो रही है। भारत की तेल आवश्यकताओं के लगभग 25% आपूर्ति हो रही है। क्योंकि रूस से तेल आयात भी राजनीतिक रूप में चुनौतीपूर्ण बनता है। रूस से तेल आयात की राजनीतिक चुनौतियां हैं। अच्छा, राजनीतिक चुनौती क्या है? अमेरिका, यूरोप नाराज होते हैं, जबकि पश्चिम एशिया में संघर्ष बने रहते हैं। हेडिंग चेंज कर लीजिए, अफ्रीका के विकास में सहायक। पहला पॉइंट, चीन के द्वारा अफ्रीका में
रोड बेल्ट परियोजना के माध्यम से चीन के द्वारा अफ्रीका में रोड बेल्ट परियोजना के माध्यम से आधारभूत संरचना का विकास किया जा रहा है। लेकिन इससे अफ्रीका में चीन विरोध भी बढ़ रहा है। अफ्रीका में चीन विरोध भी बढ़ रहा है क्योंकि कीनिया जैसे देश भी अपने उधार वापस नहीं कर पा रहे हैं। कीनिया जैसे देश भी अपने उधार वापस नहीं कर पा रहे। अच्छा देखिए, चाइना रोड बेल्ट प्रोजेक्ट से लेके जा रहा है और पहली बार चाइना रेल वहां बना रहा है। कई बार तो ऐसा दिखता है कि अफ्रीका में पूरा कंपटीशन इंडिया चाइना के बीच होता है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप जिन वस्तुओं का निर्माण करता है, बेचता है, उसका हमारे से कोई कंपटीशन ही नहीं है और न उसकी बहुत ज़्यादा अफ्रीका में मांग है। सस्ती वस्तुएं इंडिया भी निर्यात करता है, सस्ती वस्तुएं चाइना भी। तो नाइजीरिया के साथ इंडिया का मामला था, हमने एक समझौता किया था कि रेल के बदले तेल। अब सोचिए कितना अच्छा मामला था। अगर हमें तेल, स्वाभाविक रूप में हमें अगर तेल आयात वाला बिल काट दिया जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था में तो भाई तेल आयात और डिफेंस, सॉरी, भारत के तेल आयात और डिफेंस का पूरा अगर हम बजट काट दें तो भारत का आर्थिक विकास तो 2047 नहीं 2000 में ही हो जाएगा। इवन ज़्यादा बोल दिया, 2000 तो पास हो चुका है, 2047 में ही 2030 में तो हो ही जाएगा। इन दोनों में इतना बड़ा हमारा बजट पूरा चला जा रहा है, पैसा बिल्कुल गड़गड़ा के जा रहा है। अब ऐसे मामले में आपको पता है हमारी ट्रेनें पूरा कोच बदल रही है। अब हम ऐसे कोच लगा रहे हैं जो कि हाईटेक कोचेस हैं, जो एक्सीडेंट में क्या होता है, जो नीले नीले वाले कोच थे, क्या थे, एक कोच पे एक चढ़ जा रहा है जैसे ताश के पत्ते। लेकिन अब ये कोच सस्ते थे। इन कोच की डिमांड अभी भी अफ्रीका में है। अफ्रीका में आज भी कई देशों में तो रेल लाइन है नहीं, और रेल लाइन है तो उसकी स्पीड है 15-20 किलोमीटर, क्योंकि वहां पे जिंगलाला करते हुए कोई आदमी रेल में चढ़ जाता है फिर रेल से उतर जाता है। वहां लोग इतनी क्षमता नहीं कि रेल का। अब सवाल अगर अफ्रीका में हाई स्पीड ट्रेन चला दिया जाए तो वहां बैठे कौन, कोई खरीद नहीं पाएगा टिकट। और पता चला पूरे गांव से ट्रेन निकल गई, एक आदमी उस पर ट्रेन बैठ नहीं पाया। चाइना वहां रेल का प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट कर रहा है, लेकिन अब चूंकि बीआरआई के खिलाफ तो ये आरोप हमेशा से रहा है। आज तक चीन में किसी व्यक्ति को ये नहीं पता है कि सरकार कौन सा मंत्रालय इस पूरी परियोजना को स्पॉन्सर कर रहा है। भाई हमारे यहाँ कोई डोनेशन होता है, पैसा दिया जाता है, इसके बाकायदा रिकॉर्ड होते हैं। अब सोचिए हमारे यहाँ कितना रोबो सिस्टम है, सरकार ने कितना पैसा खर्च किया है, सीएजी इसका पूरा लेखा जोखा लेकर आती है। अब ये इंस्टीट्यूशन है, डेमोक्रेसी कारण ऐसा है। चाइना में पता ही नहीं किसी को। तो चाइना में जितना डेवलपमेंट वहाँ कर रखा है, देखो इसी इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट दुधारी तलवार है। और जिस तरीके से कोविड-19 के बाद अफ्रीकी देश इसमें परेशान उलझ रहे हैं, आने वाले समय में तो पैसा चाइना का गया ही गया, विरोध और बढ़ेगा। इंडिया के पास न वो क्षमता है और न हम वो करना भी चाहते हैं। भाई अभी तो हमारे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। चाइना इकोनॉमिक डेवलपमेंट के एडवांस फेज में है। आपको पता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एडवांस फेज तब आता है जब आपने कोई एक शाखा बना, लेकिन चूंकि पैसे की अधिकता है तो आपको शाखा बहुत सारा खोलना है। कई बार उसमें ट्रैप भी मामला होता है, हमने इतना एक्सपेंशन कर लिया, चीज़ें मैनेज नहीं हो पाई। चाइना का इंटरनल डिमांड इकोनॉमी का कम हो रहा है। उत्पादन बढ़ाने के लिए कहाँ पैदा डिमांड करोगे, बाहर डिमांड पैदा करो।
और बाहर डिमांड तो पैदा कर दिया। इसलिए टोनी ब्लेयर कमीशन पहले बैठा था। अफ्रीकी देशों के बारे में टोनी ब्लेयर कमीशन ने कहा कि भाई देखो, इन लोगों ने जो पैसा ले लिया छोड़ो, आईएमएफ के द्वारा दिए गए सारे पैसे माफ कराए गए। यदि चाइना का द्विपक्षीय व्यापार इस समय $250 बिलियन है। अब चाइना नया काम कर रहा है, वहाँ कॉलेज बना रहा है, स्कूल बना रहा है। कॉलेज स्कूल बनाकर ये बताने का प्रयास कर रहा है कि साम्यवादी विचारधारा सबसे बेहतर है। एक अफ्रीका महाद्वीप में कई देश ऐसे हैं जहां महात्मा गांधी की प्रतिमाएं तोड़ी गई। ये भारत के लिए अलार्मिंग है। ये बिना कॉन्स्पिरेसी के नहीं हो सकता। अरे महात्मा गांधी ने तो आज़ादी का लड़ाई अफ्रीका शुरू की। उनसे प्रेरणा लेने वाले नेल्सन मंडेला थे। इसे दक्षिण अफ्रीका को आज़ादी मिली थी तो पहली बार दक्षिण अफ्रीका क्रिकेट टीम खेलने भारत आई थी 93 में। उस क्रिकेट टीम के एवरेज खिलाड़ी की उम्र थी 36 साल। क्योंकि उस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध था, तो जब तक दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति रहा तब तक उस सरकार को बाहर कहीं खेलने नहीं दिया गया। और अभी तो दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ बड़ी हिंसाएं हुई है। ये संबंध का प्रभाव कितना है। अभी रोहित शेट्टी खतरों खिलाड़ी शूट कर रहे थे, लोकेशन थी दक्षिण अफ्रीका में। व्यापार बनेगा कैसे, आगे लिख लीजिए। हेडिंग चेंज कर लीजिए। नहीं नहीं, हेडिंग नहीं चेंज करिए। हेडिंग तो आपने चेंज किया है ना। हाँ हाँ, अगला पढ़। अगला क्या लिखा। अरे राहुल कहाँ चला गया। क्या करें। लाइब्रेरी में सेल्फ स्टडी कर रहा है। अरे बहुत अच्छी बात कर रहा है। तो क्या क्या लिखा आपने। अगला लिख लीजिए। भारत के लिए, भारत के लिए अफ्रीका भारत के लिए अफ्रीका केवल एक बाजार नहीं है। भारत के लिए अफ्रीका केवल एक बाजार नहीं है, क्योंकि क्योंकि अफ्रीकी महाद्वीप में क्षमता निर्माण कार्यक्रम क्षमता निर्माण कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत आईटीईसी, जिसके अंतर्गत आईटीसी आईटीसी और नेपेड, न्यू पार्टनरशिप ऑफ अफ्रीका डेवलपमेंट,
इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, आईटीसी और नेपेड जैसे कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है। जैसे कार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है, इसका मतलब है, देखिए, एक तो बहुत लॉजिकल है, क्षमता निर्माण हम कहाँ करते हैं, गरीब देश में, अमीर देश में? भाई भारत अमेरिका और इंग्लैंड में जाके क्षमता निर्माण तो नहीं करेगा, तो क्षमता निर्माण कहाँ होगा? बांग्लादेश में, नेपाल में, अफगानिस्तान में, अफ्रीकी देश में। और क्षमता निर्माण का सिंपल मतलब स्किल डेवलपमेंट, यानी इंग्लिश सिखाना है, बीएड का, बीएड, फार्मेसी, नर्सिंग, इंजीनियरिंग जो भी सिखाना है। जैसे हमारे यहाँ अफ्रीका में डायमंड बहुत बड़ी मात्रा में है, लेकिन कट डायमंड की स्किल हमारे पास है, तो डायमंड कैसे कट किया जाए, पॉलिश कैसे किया जाए, ये हम अफ्रीकन को सिखाते हैं। यही है क्षमता निर्माण कार्यक्रम। तो भारत की उपस्थिति मानव संसाधन विकास में है, उसलिए भारत आर्थिक सहायता देता है। मतलब कुल मिला के देखा जाए, 50 से ज़्यादा अफ्रीकी देशों को हमने $10 बिलियन से ज़्यादा की आर्थिक सहायता दे रखी है। तो भारत बाकायदा उनको आर्थिक सहायता देता है। हमारा यही है सॉफ्ट पावर। हमने किस किस दिशा में आगे बढ़ा है? क्षमता निर्माण कार्यक्रम में। तो अब चूंकि इसमें क्या है, हमारे पास ट्रेंड स्किल है, और हमारे पास चीन जैसे कैपिटल नहीं है। अगर चीन जैसा कैपिटल होता तो पहले तो अपने भारत के सारी इंफ्रास्ट्रक्चर दंदना कर अच्छे कर लेते हैं। अदरवाइज दिल्ली जैसे राजधानी में जाम लगना, प्रदूषण होना, ये तो सब दिखाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कमी है। आगे लिख लीजिए। भारत और अफ्रीकी देशों के बीच कंपाला घोषणा पत्र के अंतर्गत कंपाला घोषणा पत्र के अंतर्गत सहयोग के 10 बिंदुओं पर सहयोग के 10 बिंदुओं पर समझौता किया गया है। अब याद रखिए, सहयोग के 10 बिंदु क्या होंगे? हेल्थ, वही सारी बातें, हेल्थ, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, ये सारे वही पॉइंट आएंगे। कई बार एग्जाम में क्या होता है, हमने पूरा भारत अफ्रीका पढ़ लिया और एग्जामिनर ने क्या आईटीसी या कंपाला घोषणा पत्र पूछ लिया, तो आप कहेंगे अरे ये तो हमें पता ही नहीं है। यानी कई बार एग्जामिनर ऐसे करता है, 20 से एक फैक्ट निकाल के आपसे पूछ लेगा। या मान लो कहीं भारत अफ्रीका के बीच में, जैसे एक बार क्या हुआ था, जब अंतर्राष्ट्रीय परिवहन गलियारा जो उन्हें बताया था, उसका समझौता आख्ताबाद में हुआ था। उसने पूछ लिया आख्ताबाद समझौता क्या है? आख्ताबाद समझौता वही है, कनेक्टिविटी, रसिया, सेंट्रल एशिया, इंडिया। इशूज हमेशा एक ही जैसे रहते हैं। आईआर में इशू बदलने में 10-20 साल, 50 साल लग जाता है, 1-2 साल में सवाल ही पैदा नहीं है। हाँ, बस आपको करंट अफेयर कितना मतलब है कि आखिर में कहाँ हो रहा है। इसे अब आपको लगता होगा नाइजीरिया की भारत की यात्रा कोई करंट अफेयर का विषय है? नाइजीरिया में हमारा पहले से ही रिलेशन आगे बढ़ रहा है, लेकिन करंट का विषय क्यों होगा? कोई खास बात थी इस बार नाइजीरिया की यात्रा में प्रधानमंत्री की, कोई खास बात थी, इसको बताना चाहेंगे? याद रखिएगा, ज़्यादातर करंट अफेयर के लिए जितने हमने सोर्स तलाश किए, उनमें बेसिक बात उनमें मिस करते हैं। अब पता चला हर बात को, अगर आप स्वाभाविक रूप में नाइजीरिया के लिए हर चीज़ आप लिख दे रहे हो, कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ी खास बात थी, एक बार प्रधानमंत्री ने तेजस और उधर ब्रह्मोस के मामले पर विचार की, वार्ता की कि ये सब भी खरीदिए। इसका मतलब ये बहुत बड़ी बात है, अफ्रीका में तेजस जैसे डिफेंस इक्विपमेंट बेचना। अभी तो आप देखोगे 2024 में हमारा डिफेंस इक्विप अभी निर्यात सबसे अधिक है। यानी आज की दुनिया में समझने की बात यह है कि नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तो उनको लगता था भाई हथियार हम नहीं बनाएंगे क्योंकि हथियार से युद्ध होता है। आज हथियार ही सबसे बड़ा बिजनेस है।
और चाइना तो यही काम कर रहा है। और आप सोचेंगे कि हम शांति का झंडा लेके दौड़े तो बात नहीं बनेगी। इसका मतलब इस एक फैक्ट से हम देखेंगे रिलेशन में एक बहुत बड़ा बदलाव है। पहले था वैचारिक, 90 के पहले कैसा था? वैचारिक। फिर आया आर्थिक, व्यापारिक, ऊर्जा सुरक्षा। अब तीसरी स्टेज में जा रहा है सामरिक। बहुत बड़ी बात है ये। तो शब्दों का बड़ा मतलब होता है। एक ही बात हमारे करंट को दिखा देती है कहाँ ट्रेंड चेंज हो रहा है। क्योंकि देखिए सामान्यतः, भाई सामान्यतः सामरिक संबंध तब बनते हैं साझे खतरे होते हैं। तो भारत अफ्रीका के बीच में साझा खतरा कहाँ से आ रहा है? क्योंकि अफ्रीकी देश चीन को खतरा नहीं मानते, ये आप हमेशा दिमाग से निकाल दीजिए। तो साझा खतरा कहाँ से आ रहा है? उपनिवेशवाद है नहीं वहाँ। इसलिए एक बड़ा टर्न आ रहा है संबंध में। कैसे? हेडिंग चेंज कर लीजिए। हेडिंग है अफ्रीका के साथ संबंधों में नया परिवर्तन। अच्छा, आपको याद दिला दें, अभी वर्तमान सरकार अफ्रीका को लेकर कितनी सजग है। इसकी बात कम से कम 55 देशों में तो 10 देशों की यात्रा स्वयं प्रधानमंत्री ने की है। ये 10वें देश की यात्रा थी। इसके पहले अफ्रीकी देशों में हमारे दूतावासों की संख्या लगभग 39 थी। हमने 18 दूतावासों की संख्या बढ़ा दी। पहले दूतावासों की संख्या कितनी थी? देखिए कितना समझदार बच्चा है। छींकू रहा था उधर किनारे चला गया। बिल्कुल सही बात है। तो आप याद रखिएगा, दूतावासों की संख्या बढ़ा दी। अब पता चला कि भाई इतने बड़ा, इतना 54 देश है, और आप सोचोगे 35-36 एम्बेसीज काम चल जाए। दूतावासों की संख्या बढ़ाई, हाई लेवल विजिट बढ़ा कर रखा हुआ है। याद रखिएगा। और हमारे यहाँ तब चूंकि पॉलिटिक्स में हर चीज़ अजीब सी बन जाती है। कई लोग तो ये आलोचना करते हैं कि प्रधानमंत्री जब पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री बने, तो आलोचकों ने कहा है तो हमेशा विदेशी ही रहते हैं, प्रधानमंत्री को भागलपुर जाने की जरूरत नहीं ना, दरभंगा। प्रधानमंत्री को कहाँ जाना चाहिए? इटली। इटली, अमेरिका, फ्रांस, नाइजीरिया, घाना, रवांडा, बुरुंडी, रसिया। अब ऐसी जगह जाना चाहिए। अरे, एक बात याद रखा मेरे बच्चों, शादी ब्याह के निमंत्रण आपको मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं। शादी, अगर आप किसी के निमंत्रण में नहीं जाओगे तो आपका कोई आएगा क्या? इसलिए दोस्तों की शादी में जाना। एक हमारे यहाँ बड़े राजा साहब हुआ करते थे, तो जब वो किसी को, जब उनके यहाँ कोई निमंत्रण देता शादी विवाह का, तो वो जाते नहीं थे, अपना जूता भिजवा देते थे। तो जब उनके यहाँ शादी पड़ी, बाकी लोगों ने जूते वापस कर दिए। मेरे बच्चों, जाना जरूर। ये नहीं कि हमारा एग्जाम है। कमाल की बात है। इसलिए आने जाने से बात बनती है या केवल बैठे रहने से? आने जाने से। आने जाने में भी कौन आया जा रहा है इसका महत्व है। कई बार हमारे शादी का निमंत्रण होता है, हम किसको भेज? चिंटू को भेज देते, जाओ। ये क्या है? एक तरीके से केवल हमने प्रेजेंस दिखाई। किस लेवल की विजिट हो रही है? अगर पीएम विजिट कर रहे हैं, इसका मतलब संबंधों को बहुत प्राथमिकता दे रहे हैं। अगर डिफेंस मिनिस्टर विजिट कर रहे हैं, उसके मायने अलग हैं। आप जरा सोच के देखो, 2000 से पहले उठा लो, तो अफ्रीका में भारतीय डिफेंस मिनिस्टर की यात्रा मिलेगी नहीं आपको। ये सब ट्रेंड सेट करते हैं, फैक्ट नहीं है ये। संबंधों की दिशा किधर घूम रही है, ये देखना चाहिए। कौन साथ जा रहा है, ये देखना चाहिए। क्या लिखा आपने? पहला पॉइंट। अफ्रीका के साथ अफ्रीका के साथ सामरिक एवं रक्षा संबंधों में
अफ्रीका के साथ सामरिक और रक्षा संबंधों में होने वाला बदलाव अत्यधिक मार्मिक और महत्वपूर्ण है। अत्यधिक मार्मिक और महत्वपूर्ण है। और आतंकवाद मार्मिक और महत्वपूर्ण है। आतंकवाद दोनों की सुरक्षा के लिए एक साझी चुनौती के रूप में उभर रहा है। आतंकवाद दोनों की सुरक्षा के लिए एक साझी चुनौती के रूप में उभर रहा है। दोनों की सुरक्षा के लिए एक साझी चुनौती के रूप में उभर रहा है। और हाल ही में सोमालिया के समुद्री डाकू सोमालिया के समुद्री डाकू और क्या लिखा आपने? और पश्चिम एशिया में हौथी सिया के आक्रमण से हौथी या हूती कहते हैं, कई बार हूती भी कहते हैं। हौथी या हूती सिया समुदाय के आक्रमण से सिया समुदाय के आक्रमण से समुद्री संचार मार्ग प्रभावित हो रहे हैं। समुद्री संचार मार्ग प्रभावित हो रहे हैं। अच्छा, सोमालिया के लोग समुद्री डाकू कैसे बने, ये भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। आप जरा सोच के देख लीजिए। सोमालिया देखिए इस अब जरा सोच के देखिए। कई बार हम ये सोचते हैं कि ज्योग्राफिकल कंडीशन ही किसी देश को बहुत बढ़िया बना देती है। एक ही ज्योग्राफिकल कंडीशन में हर देश का विकास नहीं हो पाता। इसका अब जरा सोच के देखिए। इन्हें हॉर्न ऑफ अफ्रीका, भाई हॉर्न ऑफ अफ्रीका में स्थित होना इससे अच्छी ज्योग्राफिकल कंडीशन नहीं है। यूएई सिंगापुर को देखिए, यानी एक ही ज्योग्राफिकल कंडीशन में कोई देश आगे बढ़ गया, कोई देश पिछड़ गया। इसका मतलब केवल ज्योग्राफिकल कंडीशन से बात नहीं बनती, गवर्नेंस का इशू बहुत बड़ा होता है। और कहा जाता है कि अफ्रीका के हॉर्न ऑफ ये सब अब अभी आज भी लड़ ही रहे हैं। और सोमालिया में बड़ी गरीबी है। और सोमालिया के लोग अपने क्या करते थे, आजीविका के लिए मछली पालन पे थे, तो समुद्र में जाते थे, मछली पकड़ लेते थे। अब लोग ये कहते हैं कि यूरोपीय देशों ने क्या किया, अपना सारा कूड़ा करकट ला के यहाँ डंप करना शुरू किया। इससे क्या है कि समुद्र के पास के क्षेत्रों में मछली मिलना बंद हो गई। अब सोमालिया के लोग मछली पकड़ने के लिए गहरे समुद्र में जाने लगे। और जैसे गहरे समुद्र में देख जाए गए चमचम जहाज, उनका यार अभी तक तो हम लोग छोटी मछली के चक्कर में थे, बड़ी मछली इधर है।
उसके बाद उन लोगों ने बड़ी बड़ी शिप को हाईजैक कर लिया और डॉलर में फिरौती लेनी शुरू की। उसमें भारतीय अपने आप फंस जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर शिपिंग इंडस्ट्री में आज की डेट में कैप्टन इंडियन नहीं है। भाई शिपिंग शिपिंग में जाना बड़ा थोड़ा सा अलग काम है। भाई 2-2 महीने जहाज चल रहा है, समुंदर ही देखिए। तो भारत के युवा कई बार जाते हैं, भाई 18-19 साल में चले गए और 30-32 साल में कमा धमा के वापस आ गए, उसके बाद आराम से चाय पीते हुए जिंदगी बिता रहे हैं। बाकी बाकी यूरोपीय देशों में, अमेरिका में ये सब काम करने के लिए कोई तैयार नहीं है। पाकिस्तान में इसके लिए कोई एलिजिबल आदमी नहीं है। यही दुनिया की अजीब अजीब बातें हैं। भाई भारत में पढ़ने लिखने का क्रेज इतना है कि यहाँ अगर किसी को पता चल जाए, मेरीन इंजीनियर को अच्छा खासा पेमेंट मिलता है। अब ये जहाज लूटने लगे। अब सोचो अफ्रीका कैसे व्यापार केंद्र बन पाएगा। अगर आपके गांव के आसपास लूट पाट हो जाए तो वहां कोई बिजनेसमैन आएगा? ये साझा खतरा है। ये तो गैर पारंपरिक खतरा है कि आपदा हो जाना। तो अफ्रीका में जब कोई जहाज फंसता है तो इंडिया जाकर उसको रिसीव लेता है। मामला अगला है, चाइना के इंडियन ओशन में बढ़ता प्रभाव, और चाइना ने जिबूती में सैनिक अड्डा बना दिया है। अब एक और भी चैलेंज आ रहा है, अगला पॉइंट आप लिख लीजिए। इसके अतिरिक्त इसके अतिरिक्त चीन ने जिबूती में, जिबूती किधर है देख रहे हैं? चीन ने जिबूती में अपना नौ सैनिक अड्डा बनाया। नौ सैनिक अड्डा बनाया और अफ्रीकी देशों में अफ्रीकी देशों में चीन की बढ़ती सामरिक उपस्थिति से भारत ने भी अफ्रीकी देशों के साथ सैन्य संबंध अफ्रीकी देशों के साथ सैन्य संबंध प्रभावी बनाने का प्रयास किया है, जिसके अंतर्गत पॉइंट नंबर 1, सैनिक अभ्यास, यानी साझी सैनिक अभ्यास। पॉइंट नंबर 2, अफ्रीकी सैनिकों को प्रशिक्षण। साझी सैन्य अभ्यास पॉइंट नंबर 1, साझी सैन्य अभ्यास। पॉइंट नंबर 2, अफ्रीकी सैनिकों को प्रशिक्षण। पॉइंट नंबर 3, सैन्य सामग्री का निर्यात। अच्छा देखिए, जो सैन्य सामग्री का निर्यात हम कर रहे हैं, अभी वो लीथल नहीं है। जैसे टाटा का ट्रक भेज दिया, पैरासूट भेज दिया, छोटी मोटी राइफल भेज दी, पेट्रोलिंग के लिए शिप भेज दिया, ये छोटे मोटे वेपन्स है। सही मामला क्या है, अगला पॉइंट लिख लीजिए। अफ्रीकी देशों के लिए तेजस, ब्रह्मोस जैसी सैन्य सामग्री
देशी सैन्य सामग्री के विक्रय की भी रणनीति अपनाई जा रही है। सैन्य सामग्री के बेचने की पहल की जा रही है। विक्रय या बेचने की पहल की जा रही है जिससे संबंधों को और मजबूत आधार दिया जा सके। जिससे संबंधों को और मजबूत आधार दिया जा सके। और मजबूत आधार दिया जा सके। हेडिंग चेंज कर लीजिए। अफ्रीका के लिए भविष्य की रणनीति। अफ्रीका के लिए भविष्य की रणनीति। पॉइंट नंबर 1। भारतीय वस्तुओं और दवाइयों भारतीय वस्तुओं और दवाइयों के निर्यात में भारतीय वस्तुओं दवाइयों के निर्यात में मानकों को कठोरता से पालन करना। मानकों को कठोरता से पालन करना, क्योंकि भाई एक भारतीय सिरप के पीने से कई बच्चे मर गए थे, उसे बहुत बड़ी बदनामी होती है। भाई इंडिया पूरी दुनिया का फार्मास्यूटिकल हब है और बीमारियों का सबसे बड़ा क्षेत्र अफ्रीका है। तो सोचिए संबंध कितने अच्छे मिलते हैं। अमेरिका और यूरोप की दवाइयाँ चाहिए नहीं, क्योंकि महंगी बहुत ज़्यादा है। अब 100 रुपए की एनासिन बेचेगा अमेरिका, तो एनासिन कौन लेगा। अगला पॉइंट। 2008 से, अगला पॉइंट है, वर्ष 2008 से भारत अफ्रीका वर्ष 2008 से भारत अफ्रीका कॉन्क्लेव की शुरुआत हुई। भारत अफ्रीका कॉनक्लेव। भारत अफ्रीका कॉन्क्लेव की शुरुआत हुई, जिसके द्वारा सभी 54 अफ्रीकी देशों जिसके द्वारा सभी 54 अफ्रीकी देशों को, इसी बंद कर दीजिए, सभी 54 अफ्रीकी देशों को एक साथ भारत आमंत्रित किया गया। सभी 54 अफ्रीकी देशों को एक साथ भारत आमंत्रित किया गया। अच्छा, जब ये 54 देश भारत आएंगे तो क्या करेंगे। सुरक्षा, व्यापार, ऊर्जा, वही सारे आतंकवाद, यही तो मुद्दे तय किए होंगे। क्या लिखा आपने। हाँ, लेकिन वर्ष 2015 के बाद लेकिन वर्ष 2015 के बाद आज तक, वर्ष 2015 के बाद आज तक किसी कॉन्क्लेव का आयोजन नहीं हो पाया। आज तक किसी कॉन्क्लेव का आयोजन नहीं हो पाया।
आज तक किसी कॉन्क्लेव का आयोजन नहीं हो पाया। अगला पॉइंट, अफ्रीका के साथ अफ्रीका के साथ भारत के ज्यादातर संबंध पूर्वी अफ्रीकी देशों के साथ हैं। भारत के ज्यादातर संबंध पूर्वी अफ्रीकी देशों के साथ है, जिसे और विविधतावादी बनाकर सभी देशों में प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। जिससे और विविधतावादी बनाकर सभी देशों में प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। अच्छा, ये बात याद रखिएगा, सजेशन तब आता है जब आप खास तौर पर, जैसे कि यूरोप, पता चला यूरोप के हैं 27 देश, लेकिन हमारा मूल संबंध है 6-7 के साथ। अफ्रीका के अब चूंकि ईस्ट वाले अब नज़दीक भी हैं, जोग्राफिकली क्लोजर हैं, कल्चरली ज़्यादा जुड़े हुए हैं, भारतीय मूल के लोग ज़्यादा है, इस वजह से हमारा मूल संबंध ईस्ट के साथ है। जबकि भाई 55 देशों में अब पता चला कि मार्केट है 25 और आपने दुकान खोल रखी है 5 जगह, ये अच्छी रणनीति नहीं है। 20 तो मिस कर रहे हैं आप, तो 5 में इतना ज़्यादा सामान आप नहीं बेच कर लेंगे, 20 को कंपनसेट कर देंगे। इसलिए इसको विविधतावादी ज़्यादा बनाने की आवश्यकता है। ये हम भविष्य में आगे इसको बढ़ाएंगे। आगे लिख लीजिए अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट लिख लीजिए। अफ्रीकी देशों के लिए भारत की अधिक उच्च स्तरीय यात्राओं की आवश्यकता है। अफ्रीकी देशों के लिए भारत के अधिक उच्च स्तरीय यात्राओं की आवश्यकता है। अफ्रीकी देशों के लिए भारत के अभी भी अधिक उच्च स्तरीय यात्राओं की आवश्यकता है। भारत की उच्च स्तरीय यात्रा, हाई लेवल विजिट, उच्च स्तरीय से मतलब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये हाई लेवल विजिट है। और एक बात याद रखिए, आजकल अफ्रीका वाले हमारी फिल्में भी खूब देख रहे हैं, लेकिन उनको एक बात पर आपत्ति है, हाँ, कि विलन अफ्रीका जैसा ना दिखाया जाए। हेडिंग चेंज करने की जरूरत है। अफ्रीका में विद्यमान चुनौतियां, अफ्रीका में विद्यमान चुनौतियां, पहला पॉइंट, भारत अफ्रीका के संबंध भारत अफ्रीका के संबंध द्विपक्षीय के अलावा भारत अफ्रीका के संबंध द्विपक्षीय के अलावा ब्रिक्स, इब्सा, G20, G77, ब्रिक्स, इब्सा, G20, G77 जैसे मंचों पर भी बने हुए हैं, जिसे दक्षिण दक्षिण सहयोग का नाम भी देते हैं, साउथ साउथ कोऑपरेशन।
जिसे दक्षिण दक्षिण सहयोग का नाम भी दिया जाता है। दक्षिण दक्षिण सहयोग का नाम दिया जाता है। और सितंबर 2023 की नई दिल्ली G20 बैठक में सितंबर 2023 की नई दिल्ली G20 बैठक में भारत ने अफ्रीकी यूनियन की सदस्यता का समर्थन किया। भारत ने अफ्रीकी यूनियन की सदस्यता का समर्थन किया। लेकिन लेकिन अफ्रीका में भारत के लिए अभी भी बड़ी चुनौतियां विद्यमान हैं। जिसमें ए अफ्रीका में चीन के बढ़ते प्रभाव से चीन साम्यवादी एक दलीय विचारधारा का प्रचार कर रहा है। साम्यवादी एक दलीय विचारधारा का प्रचार कर रहा है। और भारत के लोकतांत्रिक संघात्मक शासन के मॉडल को निरर्थक सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है। लोकतांत्रिक संघात्मक शासन के मॉडल को निरर्थक सिद्ध करने का प्रयास कर रहा है। दूसरा पॉइंट, अफ्रीका चीन का द्विपक्षीय व्यापार लगभग $250 बिलियन है। लगभग $250 बिलियन है, जबकि भारत अफ्रीका व्यापार इसका 1/3 है। जबकि भारत अफ्रीका व्यापार इसका 1/3 है। अगला पॉइंट, भारत ने अफ्रीका में भारत ने अफ्रीका में 18 नए राजदूत बनाए हैं और 18 नए दूतावास भारत ने अफ्रीका में 18 नए दूतावास स्थापित किए हैं। पहले संख्या थी 29। लेकिन इन दूतावासों के माध्यम से भारत के सॉफ्ट पावर को
प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। भारत के सॉफ्ट पावर को प्रभावी बनाने की आवश्यकता है। तंजानिया में आईआईटी की शाखा खोलना। तंजानिया में आईआईटी की ब्रांच खोलना एक महत्वपूर्ण निर्णय है। अगला, भारत जापान के बीच, अगला है भारत जापान के बीच, हाँ जापानी लिखना है, भारत जापान के बीच इंडिया, भारत जापान के बीच एशिया अफ्रीका, एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर के निर्माण का प्रस्ताव किया गया था। भारत जापान के बीच एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर के निर्माण का प्रस्ताव किया गया था, जिसमें भारत क्षमता निर्माण कार्यक्रम में सहयोग देगा, जिसे भारत क्षमता निर्माण कार्यक्रम में सहयोग देगा, जबकि जापान आधारभूत संरचना का विकास करेगा। जबकि जापान आधारभूत संरचना का विकास करेगा। जिससे चीन का प्रभाव अपने आप सीमित होगा। चीन का प्रभाव अपने आप सीमित होगा। लेकिन यह परियोजना धरातल पर नहीं आ पाई। लेकिन यह परियोजना धरातल पर नहीं आ पाई। यह परियोजना धरातल पर नहीं आ पाई, जिसके क्रियान्वयन की पहल होनी चाहिए। परियोजना धरातल पर नहीं आ पाई, जिसके क्रियान्वयन की पहल होनी चाहिए। इसी के साथ इंडिया अफ्रीका समाप्त। एक दो देशों के साथ और बचे हुए हैं, तो बाकी जो क्लास हो इसमें हो जाएगा। अब तो संबंध खत्म ही है। तो जो कुछ है, एक आध को ईस्ट की तरफ देख लो, वही वही बचा हुआ है। उसके बाद एक दो और बातें हैं, बता देंगे, इस हफ्ते खत्म हो जाएगा।